गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में लेसन नंबर 13 परिवहन एवं संचार में टॉपिक भारत में परिवहन के प्रकार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भारत में परिवहन के प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने परिवहन की कि परिवहन क्या होता है। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति स्थानों से मांग वाले स्थानों तक पहुंचाने हेतु जिस साधन की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। यानी जहां वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति हो रही है, एक तो वो स्थान और एक ऐसे स्थान जहां इनकी मांग हो रही है, तो आपूर्ति वाले स्थान से मांग वाले स्थानों तक पहुंचाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है। तो एक बात मैं आपको यहां और बता देता हूं कि परिवहन का जो विकास है भारत के अंदर, वो संचार के साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। यानी संचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवहन के साधनों के विकास के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवहन और संचार है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। चलिए, परिवहन के साधनों को अगर अपने बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम परिवहन के साधनों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और तीसरा आता है कौन सा? वायु परिवहन। स्थल परिवहन क्या होता है? ध्यान रहे, धरातल के ऊपर स्थल परिवहन क्या होता है? धरातल पर वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले जो साधन होते हैं वो स्थल परिवहन के अंतर्गत आते हैं। और इन्हें हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक सड़क परिवहन, एक रेल परिवहन और तीसरा जो आता है वो कौन सा आता है? पाइप परिवहन आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने किसकी? सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन में सबसे पहले आता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो भारत में सड़कों को जो है वो कई भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य मार्ग है, जिला मुख्य सड़कें हैं, ठीक है ना, ग्रामीण सड़कें हैं, सीमांत सड़कें हैं, राज्य राजमार्ग है, जिला मार्ग है, आदि आदि। तो इनमें सबसे पहले अपने बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग ये मुख्य रूप से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई 4 महानगरों को आपस के अंदर जो है वो जोड़ता है। और कौन सी लाइन इन 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? 6 लेन वाली सड़क परियोजना। इसी को हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग इसको कहा जाता है। और ध्यान रहे, इस योजना में सड़क मार्गों के रूप में 5846 किलोमीटर 4 व 6 लेन की सड़कों का निर्माण किया गया था इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत। फिर अगर अपने बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? ये देश में दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ते हैं। देश में दूरस्थ भागों को आपस में जोड़ने वाले जो राजमार्ग होते हैं वो होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। और फिर 3 नंबर पे आता है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग ये राज्य के भीतर वे सड़कें होती है जो राज्य की राजधानी है, महत्वपूर्ण शहर है, कस्बे हैं, जिला मुख्यालय हैं, ठीक है। इन सब को आपस में, इसके साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्गों को पड़ोसी राज्य से जोड़ने वाले जो मुख्य राजमार्ग होते हैं ये राज्य राजमार्ग कहलाते हैं। और इसके बाद मैं आपको और बता देता हूं, इन राज्य राजमार्गों की या इस प्रकार की सड़कों की जो देखभाल के लिए, राज्य राजमार्गों की सड़कों की देखभाल के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे पीडब्ल्यूडी कहा जाता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो है वो की गई है। चलिए अब अपने बात करते हैं दूसरे परिवहन की। वो कौन सा परिवहन आता है? 1 मिनट रुकना। यहां अपने चलिए बात करते हैं राज्य राजमार्ग के बाद जिला मार्गों की। सॉरी, अब अपने बात करेंगे किसकी? जिला। तो जिला मार्ग क्या होते हैं? जिला मार्ग ऐसी सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है, ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरों को जोड़ती है। इसके साथ साथ कोई तहसील है, ठीक है ना, मुख्य नगर है, औद्योगिक क्षेत्र है, उन सबको भी जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली जो सड़कें होती है वो जिला राजमार्ग कहलाती है। फिर बात आती है किनकी? सीमांत सड़कों की। ये जो सीमांत सड़कें होती है ये देश के जो सीमावर्ती भाग होते हैं उन भागों में परिवहन एवं सैन्य उपयोग हेतु ये काम में ली जाती है।
कुल मिला के कह सकते हैं कि सैनिकों को खाद्य सामग्री है, आयुध सामग्री है, उनको पहुंचाने में भी इन सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण सड़कें होती है। और ध्यान रहे, आपातकाल के दौरान बचाव कार्य हो, राहत के कार्य हो, इनमें भी मतलब इन सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब चलिए बात करते हैं अपने किसकी, दूसरे नंबर पे आता है रेल परिवहन। तो ध्यान रहे, भारत में रेल परिवहन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये रेल परिवहन के द्वारा व्यापार व लंबी दूरी तक हल्के और भारी सामान का परिवहन किया जाता है, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि भारत में पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय तक भारतीय रेल जो है वो एक महत्वपूर्ण वो अपनी भूमिका निभा रही है। और भारतीय रेलवे जो होती है वो देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक एवं तीव्र विकास के लिए भी उत्तरदायी होती है। अब बात करते हैं भारत के अंदर चली प्रथम रेलगाड़ी की। तो भारत के अंदर जो प्रथम रेलगाड़ी है वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे तक चली थी और दूरी रही थी 33.6 किलोमीटर की, 33.6 किलोमीटर की। और इसमें यहां मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि 1951 ईस्वी में भारतीय रेल का क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। मुख्य बात आती है ये, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था, 1951 ईस्वी में कर दिया गया था। दूसरी बात, अगर बात करें भारत के अंदर प्रथम विद्युत रेल का, तो भारत के अंदर जो प्रथम विद्युत रेल 1929 ईस्वी में चली थी, नाम था इनका डेक्कन क्वीन, जिसे दक्खन की रानी की भी कहा जाता है, दक्खन की रानी। और यह रेल चली थी मुंबई से पुणे तक, चलिए अब अपने बात करते हैं कि देश के अंदर अनेक रेलवे लाइन जो है वो बिछाई हुई है या विद्यमान है। जो बड़ी लाइन है उनको ब्रॉड गेज कहा जाता है और जो छोटी लाइन है उनको क्या कहा जाता है, मीटर गेज। यानी बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज और छोटी लाइन को क्या कहा जाता है, मीटर गेज कहा जाता है। और ध्यान रहे, छोटी लाइनें होती है वहां परिवहन के लिए ज्यादा समय लगता है और बहुत खर्च भी आता है। तो इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय रेलवे ने क्या किया था, भारतीय रेलवे द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसे यूनिगेज प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, या इसको यूं कह सकते हो एक समान रेलवे लाइन परियोजना, जो 1992 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। और इसके अंदर देश में जितनी भी छोटी लाइन थी उन सभी छोटी लाइन को बड़ी लाइन के अंदर यानी ब्रॉड गेज के अंदर जो है वो परिवर्तित कर दिया गया था। चलिए अब अपने बात करते हैं किसकी, पाइपलाइन परिवहन की। तो पाइपलाइन परिवहन के अंदर मुख्य रूप से भारत के अंदर जो है वो पाइपलाइन के 3 प्रमुख क्षेत्र है, या यूं कह सकते हो 3 प्रमुख जाल है। पहला तो असम से यूपी तक, यानी असम के जो तेल क्षेत्र है वहां से गुवाहाटी है, बरौनी है, इसके बाद यूपी में कहां है, इलाहाबाद और कानपुर तक जाता है, ध्यान रहे। और दूसरी लाइन की अगर बात करते हैं तो दूसरी लाइन है पाइपलाइन की गुजरात से पंजाब तक, गुजरात के सलावा से लेकर के वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते होता हुआ पंजाब तक जाता है। और तीसरी अगर अपने जाल की बात करते हैं, या तीसरा जो क्षेत्र जो होता है पाइपलाइन का, या तीसरी जो पाइपलाइन है वो मुख्य रूप से कहां से, गुजरात से लेकर के यूपी तक जाती है। और यह पाइपलाइन जो है वो गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को यूपी के जगदीशपुर से जो है वो ये मिलाती है। अब बात करते हैं अपने पाइपलाइन की, कि पाइपलाइन जो है वो मुख्य प्रभावशाली जो है वो परिवहन कैसे है। एक तो बात आती है तरल पदार्थों और जो गैसीय पदार्थ है उनके परिवहन के लिए सबसे आदर्श माध्यम होता है कौन सा, पाइपलाइन। दूसरी बात अगर करें तो इसमें ऊर्जा की खपत जो है वो नए के बराबर होती है। इसमें देखरेख और रखरखाव की भी आवश्यकता जो बहुत कम पड़ती है। इसके साथ साथ मुख्य बात जो आती है वो ये आती है कि पाइपलाइन है वो परिवहन जो है वो सुरक्षित, दुर्घटना रहित और पर्यावरण हितैषी परिवहन का साधन होता है। इसलिए यह परिवहन बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है और इनमें किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होता। और पाइपलाइन जब आंतरिक रूप से डाली जाती है तो कृषि भूमि की हानि भी नहीं होती। इसके अलावा यह स्थल परिवहन का एक बहुत ही सस्ता
साधन होता है जिसमें खर्चा बहुत कम आता है, और जिन क्षेत्रों में सड़क व रेल मार्ग नहीं होते वहां इसके द्वारा आसानी से परिवहन किया जा सकता है। चलिए अब अपने आगे बात करते हैं जल परिवहन की, जिसको मुख्य रूप से अपने कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों के अंदर बांटते हैं। एक तो आता है आंतरिक जल परिवहन, एक आता है समुद्री परिवहन। आंतरिक जल परिवहन होता है वो नदियों के द्वारा होता है। नदियां कौन सी? गंगा, यमुना, हुगली, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, यानी इन नदियों के माध्यम से ही देश के जो भीतरी जो क्षेत्र होते हैं, भीतरी भाग होते हैं, वहां वस्तुओं और सेवाओं का जो परिवहन होता है वो आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत होता है। दूसरी अगर बात करते हैं समुद्री परिवहन की, तो समुद्री परिवहन के अंतर्गत आते हैं बंदरगाह। बंदरगाह कौन से होते हैं? जहां समुद्री जहाज रुकते हैं, ईंधन इनमें चढ़ाया जाता है या इनमें ईंधन डाला भी जाता है, सामान को उतारते हैं, चढ़ाते हैं, ऐसे स्थान क्या कहलाते हैं? बंदरगाह कहलाते हैं। और मुख्य रूप से भारत के अंदर जो बंदरगाह जो है वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मागांव गोवा, न्यू मंगलोर कर्नाटका, कोची केरला, तुतिकोरन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ध्यान रहे सबसे भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा होता है? चेन्नई जो तमिलनाडु के अंदर है सबसे प्राचीन बंदरगाह है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह होता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कहां है? आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके बाद आता है पारादीप ओडिशा के अंदर, कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर, हल्दिया बंदरगाह जो है वो कहां है? पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत है। चलिए तीसरा परिवहन कौन सा आता है? वायु परिवहन। वायु परिवहन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक तो घरेलू विमान सेवा, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा 2 भागों में बांटते हैं, सार्वजनिक प्राधिकरण, एक होता है निजी विमान सेवा। यानी ये ऐसी विमान सेवा है जो देश के भीतर एक नगर को दूसरे प्रमुख नगरों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगली अगर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की, तो ये एक देश से दूसरे देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। और यहां अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका जो जिनकी रहती है वो होती है हवाई पतन की या हवाई अड्डों की। किनकी? हवाई अड्डों की, जहां हवाई जहाज जो होते हैं वो आकर के रुकते हैं, यात्रियों को चढ़ाया जाता है, सामान को चढ़ाया जाता है, वो हवाई अड्डे। तो प्रमुख हवाई अड्डे मैं आपको नोट करवा देता हूं। जवाहरलाल नेहरू मुंबई महाराष्ट्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, इंदिरा गांधी नई दिल्ली, मीनाम्बकम चेन्नई तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम केरला। इसके अलावा अन्य हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? जैसे राजा सांसी है, अमृतसर पंजाब में है, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में, विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, छत्रपति शिवाजी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के अंदर। ये प्रमुख हवाई अड्डे। राजस्थान के अंदर अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। पहला हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा जो जयपुर के अंदर, रातानेड़ा हवाई अड्डा है वो जोधपुर के अंदर, और डबोक हवाई अड्डा है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। ओके बच्चों, थैंक यू।